संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये स्कूल की सुबह की प्रार्थना जैसा है। कुछ शब्द जो हमने रट लिए थे, हम भारत के लोग। और मुझे हमेशा यही लगता था कि ये संविधान का मतलब पहला पन्ना होगा, जिसे पहले ही दिन लिखा गया होगा। एक तरह से पूरे संविधान का मिशन स्टेटमेंट। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और कह सकते हैं कि पूरी उल्टी है। उल्टी? जी। प्रस्तावना संविधान का पहला पन्ना नहीं थी, बल्कि इसे लगभग आखिरी पन्ने के तौर पर जोड़ा गया। क्या बात कर रहे हैं? जी, जब पूरा संविधान बन चुका था तब अक्टूबर 1949 में से अपनाया गया। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब इसका मतलब है कि संविधान निर्माताओं ने पहले 3 साल लगाकर पूरी इमारत खड़ी की। बिल्कुल। और फिर बाहर खड़े होकर सोचा कि अच्छा अब बताओ इस इमारत का मकसद क्या है, इसकी आत्मा क्या है। बिल्कुल यही। ये कोई पहले से तय की गई योजना नहीं थी, बल्कि लगभग 3 साल की जो बहसें हुई, सहमतियां, जो सार निकला, ये उसका प्रतिबिंब थी। ये उस मंजिल पर पहुंचने के बाद लिखा गया घोषणा पत्र है, ये बताने के लिए कि हम यहां तक क्यों और कैसे पहुंचे। तो फिर अगर प्रस्तावना से कहानी शुरू नहीं होती है, तो इसकी असली जड़ कहाँ है? संविधान की आत्मा का बीज कह सकते हैं, वो कहाँ बोया गया था? इसके लिए हमें संविधान सभा की बिल्कुल शुरुआत में लौटना होगा। 13 दिसंबर 1946। 1946। हाँ, सभा को काम शुरू किए महज 5 दिन हुए थे और जवाहरलाल नेहरू एक दस्तावेज पेश करते हैं। उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ संकल्प या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अच्छा। प्रस्तावना की असली कहानी असल में यहीं से शुरू होती है। 1946 का दिसंबर, ये तो बहुत ही उथल-पुथल का समय था। देश का बंटवारा लगभग तय लग रहा था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया हुआ था। बिल्कुल। ऐसे माहौल में संकल्प का क्या महत्व था? इसका बहुत गहरा महत्व था। उस अनिश्चितता के माहौल में ये संकल्प एक मजबूत इरादे की घोषणा थी। ये नेहरू की तरफ से सभा को ये बताने की कोशिश थी कि तमाम राजनीतिक खींचतान के बावजूद हमें ये नहीं भूलना है कि हम यहाँ किस तरह का भारत बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक तरह से सबको एक दिशा देना। हाँ, ये संविधान बनाने वालों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक, एक पोल स्टार की तरह था। और क्या थे वो बड़े विचार और संकल्प में? क्या आज भी उनकी झलक दिखती है? बिल्कुल दिखती है। सबसे बड़ी बात जो कही गई वो थी कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। और इस गणराज्य की सारी शक्ति और अधिकार का स्रोत कौन होगा? कोई राजा नहीं, कोई भारी ताकत नहीं, बल्कि भारत के लोग। वाह! ये सीधे सीधे औपनिवेशिक मानसिकता पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। गणराज्य शब्द का इस्तेमाल, ये उस समय बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। ये पहली बार था जब इतने ऊंचे स्तर पर आधिकारिक तौर पर भारत के लिए गणराज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ। और नेहरू ने अपनी स्पीच में ये भी साफ किया कि ये सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं है जहां सबको वोट देने का हक हो। अच्छा। उन्होंने जोर दिया कि हमें आर्थिक लोकतंत्र भी लाना होगा जहां अवसरों की समानता हो। लेकिन एक शब्द है जो मुझे यहाँ खटक रहा है, समाजवादी। नेहरू खुद समाजवादी विचारों के थे, लेकिन संकल्प में ये शब्द नहीं है। क्या इस पर कोई चर्चा हुई थी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। नेहरू ने खुद इसे संबोधित किया था। उन्होंने माना कि संकल्प में समाजवादी शब्द नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि भारत समाजवाद की ओर बढ़े। तो फिर डाला क्यों नहीं? पर वो संविधान सभा पर कोई एक वाद या इज्म थोपना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि समाजवाद का भारतीय स्वरूप कैसा होगा, ये भविष्य की लोकतांत्रिक बहसें तय करेंगी। वो दरवाजा खुला रखना चाहते थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये संकल्प एक आदर्श ब्लूप्रिंट थे, एक नैतिक कंपस, न कि एक सख्त कानूनी नक्शा? बिल्कुल। क्या उस समय किसी ने इस पर आपत्ति जताई कि ये तो बस अच्छी अच्छी बातें हैं, अस्पष्ट हैं? हाँ, कुछ सदस्यों को लगा था कि ये सिर्फ नैतिक बातें हैं जिनका कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भले ही ये संकल्प कानूनी तौर पर बाध्यकारी न हो, लेकिन इनमें सभा की आकांक्षाएं झलकती हैं और इन संकल्पों को नजरअंदाज करना सभा के लिए अपने ही मकसद से भटकने जैसा होगा। मतलब ये एक नैतिक नींव थी। हाँ, एक नैतिक नींव जिस पर कानून की इमारत खड़ी होनी थी। तो ये संकल्प जो एक नैतिक नींव था, आखिरकार उस प्रस्तावना में कैसे बदला जिसे हम आज जानते हैं? क्या बस शब्दों को थोड़ा सवार दिया गया? नहीं, ये सिर्फ शब्दों को संवारने से कहीं ज्यादा था। प्रस्तावना इन्हीं संकल्पों का निचोड़ है, ये सच है, लेकिन इसका हर शब्द संविधान सभा की तुला पर तौला गया था। इस पर बहुत तीखी और गहरी बहसें हुई। अच्छा, जैसे कि कोई उदाहरण है?
सबसे दिलचस्प बहस शायद प्रस्तावना की शुरुआत को लेकर थी। एक सदस्य थे H.V. कामत। उनका पुरजोर तरीके से मानना था कि प्रस्तावना ईश्वर के नाम पर, मतलब इन द नेम ऑफ गॉड, इन शब्दों से शुरू होनी चाहिए। उनका तर्क था कि प्राचीन काल से हमारे देश की यही परंपरा रही है। ये तो आज भी एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। उस समय इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया बहुत, कह सकते हैं, विविध थी। एक और सदस्य थे रोहिणी कुमार चौधरी। उन्होंने तो मजाक में कहा कि अगर ईश्वर का नाम लेना है तो देवी के नाम पर क्यों नहीं, क्योंकि वो तो देवी की पूजा करते हैं। वहीं कई सदस्यों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि ईश्वर शब्द को शामिल करने से हम उन लोगों को बाहर कर देंगे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता एक ऐसे दस्तावेज को लेकर कितने सजग थे जो हर भारतीय का हो, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो या न हो। तो आखिर में क्या हुआ? आखिरकार कामत के संशोधन को वोटिंग में भारी अंतर से गिरा दिया गया। यानी उस समय ही ये तय हो गया था कि राज्य का कोई एक धर्म या ईश्वर नहीं होगा। और कोई बड़ी बहस? एक और महत्वपूर्ण बहस मौलाना हसरत मोहानी ने छेड़ी। वो चाहते थे कि भारत को भारतीय संघ का समाजवादी गणराज्य घोषित किया जाए। सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, सोवियत संघ की तरह? हाँ, उन्होंने सोवियत संघ का उदाहरण दिया। लेकिन सभा के ज्यादातर सदस्य नेहरू की उस पुरानी बात से सहमत थे कि हमें कोई एकवाद संविधान पर नहीं थोपना चाहिए। उनका मानना था कि समाजवाद के सिद्धांत पहले से ही नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मौजूद हैं। इसलिए मोहानी के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रस्तावना की सबसे बड़ी कहानी उन शब्दों में छुपी है जो वहां थे ही नहीं। हाँ, जब मैंने पहली बार पढ़ा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल दस्तावेज में नहीं थे, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों था? ये सच है, और ये प्रस्तावना की यात्रा का सबसे नाटकीय मोड़ है। मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, और अखंडता भी नहीं था, है ना? हाँ, अखंडता, इंटेग्रिटी, वो शब्द भी नहीं था। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। लेकिन क्यों? जैसा कि अभी बात हुई, संविधान निर्माताओं ने तो इन शब्दों को जानबूझकर बाहर रखा था, तो फिर लगभग 26 साल बाद इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे 1970 के दशक का राजनीतिक संदर्भ है। उस समय की सरकार को लगा कि संविधान के इन अंतर्निहित मूल्यों को और स्पष्ट और मुखर रूप से सामने रखने की जरूरत है। मतलब उन्हें उजागर करने के लिए? हाँ, ताकि संविधान की दिशा को लेकर कोई भ्रम न रहे। उन्हें लगा कि ये मूल्य पहले से ही संविधान के डीएनए में हैं, लेकिन उन्हें प्रस्तावना में लिखकर और ज्यादा महत्व देना जरूरी है। पर इससे तो एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया होगा। क्या प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, उसे बदला जा सकता है? बिल्कुल। क्या ये संविधान का हिस्सा भी है या सिर्फ एक खूबसूरत परिचय? यही सबसे बड़ा सवाल था, और इसका जवाब हमें अदालतों की एक लंबी और बहुत दिलचस्प यात्रा से मिला। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? ये कहानी 1960 के बेरूबारी मामले से शुरू होती है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की एक चाबी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। और क्योंकि ये हिस्सा नहीं है, इसलिए ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। एक मिनट, मतलब 1960 में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से प्रस्तावना की कोई कानूनी ताकत नहीं थी? नहीं थी। ये तो बहुत अजीब है। तो फिर ये सब बदला कैसे? ये बदला भारतीय न्यायपालिका के सबसे ऐतिहासिक मामले से, 1973 का केशवानंद भारती मामला। ओहो, केशवानंद भारती। जी, ये मामला सिर्फ प्रस्तावना के बारे में नहीं था, बल्कि ये संसद की संविधान बदलने की शक्ति की सीमाओं को लेकर था। इस मामले में 13 जजों की बेंच ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। और उन्होंने क्या कहा? कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही। पहली, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, ये सिर्फ एक परिचय नहीं है। और दूसरी और सबसे क्रांतिकारी बात, कोर्ट ने मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे एक घर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संसद के पास घर को रेनोवेट करने का अधिकार है। ठीक है। यानी आप घर का रंग बदल सकते हैं, कमरों की दीवारें इधर उधर कर सकते हैं, नई खिड़कियां लगा सकते हैं। लेकिन आप घर की नींव को नहीं हिला सकते। अच्छा। आप उस घर को गिराकर उसकी जगह कुछ और नहीं बना सकते। मूल ढांचा संविधान की वही नींव है, और अदालत ने कहा कि प्रस्तावना हमें बताती है कि उस नींव में लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय और स्वतंत्रता जैसी कौन-कौन सी ईंटें लगी हैं। तो इस फैसले ने प्रस्तावना को एक तरह का कानूनी कवच दे दिया। बिल्कुल।
अब ये तय हो गया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो प्रस्तावना में लिखे मूल सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकती। और मजे की बात यह है कि इसी फैसले ने 1976 के 42वें संशोधन का रास्ता भी साफ कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि अब ये स्थापित हो गया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, बशर्ते कि वो मूल ढांचे को और मजबूत करे, उसे कमजोर नहीं। और पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म के बारे में क्या, उसे भी इसी तरह का संरक्षण मिला? उसे और भी ज्यादा मजबूती मिली। 1994 में एक और महत्वपूर्ण मामला आया, एसआर बॉम्बई मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पुष्टि की कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य और अटूट हिस्सा है। अच्छा। हाँ, अदालत ने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि कोई भी राज्य सरकार अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करती है तो ये संविधान के खिलाफ होगा। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो हम प्रस्तावना के बारे में क्या कह सकते हैं? इसकी असलियत क्या है? मुझे लगता है 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, प्रस्तावना सिर्फ एक खूबसूरत शुरुआत या परिचय नहीं है, ये संविधान की आत्मा है, उसका दर्शन है, ये वो दिशा है जिसे राष्ट्र हासिल करना चाहता है। दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे नई थी कि इसकी यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं चली है। ये वस्तुनिष्ठ संकल्प से शुरू होकर संविधान सभा की बहसों से गुजरकर और फिर अदालती व्याख्याओं की कसौटी पर खरी उतरकर आज हमारे सामने है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात ये कि प्रस्तावना पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है। ये समय के साथ विकसित हुआ है। बिल्कुल। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर कोई मुश्किल सवाल आता है तो जज मार्गदर्शन के लिए प्रस्तावना की ओर ही देखते हैं। ये वो ध्रुव तारा है जो इतने बड़े और जटिल संविधान के जहाज को सही रास्ते पर रखता है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से और ये खत्म होती है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं पर। इसे बनाया तो कुछ 100 प्रतिनिधियों ने था, लेकिन उन्होंने इसे भारत के लोगों की तरफ से बनाया और उन्हीं को सौंपा। तो सवाल ये उठता है कि आज हमारी पीढ़ी इस संविधान को कैसे अपनाती है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाती है। आज के नागरिकों के लिए हम भारत के लोग होने का असल में क्या मतलब है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।